नमस्कार शुक्ला, आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। राजनीति में कब कौन सा मुद्दा सुर्खियों में आ जाए ये कोई नहीं जानता। ये कहना भी मुश्किल है कि कौन सी बात कब माहौल गर्मा दे, और ये बताना भी आसान नहीं कि नेताओं का सियासी चश्मा अपनी राजनीतिक दूरदृष्टि से किस तस्वीर में क्या तलाश ले। हिंदी साहित्य की भाषा में इसे नखशिख विश्लेषण कहते हैं। आज कुछ यही हुआ। समाजवादी पार्टी ने एक सरकारी तस्वीर में अपने मतलब की ऐसी बात निकाल ली जिससे राजनीति की आंच तेज हो चुकी है। मामला निकाय आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को सौंपी गई ओबीसी कमेटी की रिपोर्ट का है। कमेटी ने कल शाम जब ये रिपोर्ट सौंपी तो इसकी तस्वीर सार्वजनिक हुई। इस तस्वीर के आधार पर अखिलेश यादव ने दावा किया कि सीएम की मौजूदगी में ओबीसी कमेटी के पिछड़ा समाज से आने वाले सदस्यों के साथ भेदभाव हुआ। इसके पीछे अखिलेश ने इन सदस्यों के बिना जूते के खड़े होने और बाकी सबके जूते पहन के खड़े होने की दलील दी। भाजपा को सपा की दलील बेहद चुकी। पार्टी के पलटवार से राजनीति गर्मा गई। आज मैं आपको इसी पूरी खबर की एक बात को समझाऊंगी, बताऊंगी और करूंगी जूते के जुगाड़ वाले सियासी दांव का पूरा विश्लेषण। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। सियासी बहस में कौन सी बात कहां तक पहुंच जाए ये कोई नहीं जानता। मुद्दा निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण का है और ये वक्त ऐसा है जब राजनीति के केंद्र में ये मुद्दा है और वो भी केंद्र में जूता आ चुका है। भले ही जूते का इस मुद्दे से कोई सीधा सीधा लेना देना नहीं, लेकिन जैसे क्रिकेट संभावनाओं का खेल कहा जाता है उसी तर्ज पर सियासत में अगर संवेदनाओं का खेल है इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसे इमोशनल कार्ड की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। अखिलेश यादव ने जूते वाला जो मुद्दा उठाया है वो इसी लीग से जुड़ा है। ओबीसी आरक्षण की सियासत का जूता दांव। निकाय आरक्षण पर सरकार को मिली कमेटी की रिपोर्ट। कमेटी की रिपोर्ट सौंपने वाली तस्वीर पर लाल सियासत। क्या दो नियम बने हैं कि राजनीतिक लोग जो है जूता पहन के घूमेंगे और गैर राजनीतिक अधिकारी, जुडिशरी से जुड़े रिटायर्ड जज, वो सब उनको अपना जूता उतारना पड़ेगा। तो वो जो भेदभाव समाजवादी पार्टी कहती, भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़े और दलितों के साथ करती है, वो आज रिपोर्ट सौंपने वाली कमेटी में भी दिखाई दिया। भाजपा पिछड़ा विरोधी है। सबकी नजर रिपोर्ट पर टिकी, अखिलेश की नजर जूते पर अटकी। तो अगर जो लोग मुख्यमंत्री के सामने सम्मानित तरीके से खड़े नहीं हो सकते, उन लोगों से क्या आशा की जाए कि वो अपनी बात कह पाएंगे। तो वहाँ न किसी के जबरन जूते उतरवाए जाते हैं ना, इस तरह की कोई परंपरा है। अगर किसी की कहीं निष्ठा है और सनातन धर्म के प्रति और सनातन धर्म के पीठाधीश्वर के प्रति अगर किसी की श्रद्धा है तो उसमें किसी को आपत्ति क्या है। भाजपा के खिलाफ सपा का जूते वाला जुगाड़। अखिलेश ने सरकार को दी समाजवाद की नसीहत। निकाय चुनाव का काउंटडाउन, ओबीसी कार्ड का मीटर अप। वो आयोग किस दबाव में और कितने प्रेशर में होगा जिसने सरकार के सामने जूते तक उतार दिए, जूते तक उतरवा लिए गए। समाजवादी पार्टी का पिछड़ा प्रेम ढकोसला है और उनके पिछड़ा प्रेम में केवल उनका परिवार, उनके घर के लोग, सैफई के लोग या उनके जाति के लोग हैं। जाति की पिच पर जूते वाला बाउंसर। जूते के नाम आरक्षण संग्राम। बात तो चुभेगी। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी जिस तस्वीर को बीजेपी सबसे दमदार बता रही थी उसमें से समाजवादी पार्टी ने जूते वाला नया दांव निकाल लिया है।
सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार से सीधा सवाल किया है कि जब मुख्यमंत्री खुद उनके आसपास खास लोग जूता पहन सकते हैं तो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के जूते क्यों उतरवाए। अखिलेश ने इस सवाल के लिए सीएम योगी की रिपोर्ट सौंपने वाली ओबीसी कमेटी के सदस्यों के बिना जूता में होने को आधार बताया है। अब सपा इसे ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव बता रही है। इस पर सियासत 7वें आसमान तक पहुंच गई। इस एक तस्वीर में सीएम योगी समेत कुल 11 लोग मौजूद हैं, जिनमें 5 लोग निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य हैं। सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपने वाले ये हैं राम अवतार सिंह। राम अवतार सिंह ओबीसी कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो बाकी 4 सदस्य उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं सीएम योगी के साथ दूसरी तरफ नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के साथ दूसरे अधिकारी मौजूद हैं। इस तस्वीर को देखने वाला कोई भी शख्स सामान्य तौर पर इसे खास मौके की साधारण तस्वीर बताएगा, लेकिन सियासी नजर अलग होती है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस तस्वीर में एक खास बात ढूंढ निकाली और वो थी ओबीसी कमेटी के अध्यक्ष राम अवतार सिंह और दूसरे सदस्यों का बिना जूते का होना। ये मोजा पहने ही नजर आ रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने इसी को मुद्दा बना लिया है। उन्होंने ट्वीट किया, जब मुख्यमंत्री खुद व उनके आसपास उनके खास लोग जूता पहन सकते हैं तो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के जूते क्यों उतरवाए गए। ऐसी भेदकारी सोच वाले लोग पिछड़ा वर्ग को उनका हक कभी नहीं देंगे। पिछड़े दलित अब भाजपा के झांसे में नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री पर हैं, समाजवाद का मूल होता है बराबरी। अखिलेश की तरफ से शुरुआत हुई तो सपा के तमाम नेता मैदान में उतर आए। भाजपा पर ओबीसी जातियों के साथ भेदभाव और अपमान का खुला आरोप लगाने लगे। तस्वीर जो सामने आई, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं कमेटी के, वो नंगे पैर खड़े हैं और रिपोर्ट लेने वाले लोग जूता पहन करके खड़े हैं। तो वो जो भेदभाव समाजवादी पार्टी कहती, भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़े और दलितों के साथ करती है, वो आज रिपोर्ट सौंपने वाली कमेटी में भी दिखाई दिया। भाजपा पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। ये बहुत बड़ा एक सामाजिक अपराध है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि उनसे मिलने वाले हर व्यक्ति को बराबरी का एहसास हो, और ये मुख्यमंत्री की संत और मुख्यमंत्री के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए दोनों तरह की पहचानों के लिए नुकसानदायक है, उसके विपरीत है। उनको इस पर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, किसने इस तरह का भेदभावपूर्ण व्यवहार किया। अब उन्होंने क्या रिपोर्ट दी होगी, क्या रिपोर्ट में आंकड़े होंगे, वो तो जब प्रकाशित होंगे या आंकड़े सामने प्रस्तुत किए जाएंगे तब जानकारी मिलेगी। लेकिन इससे पता लगता है कि ओबीसी आयोग की सरकार के सामने क्या हैसियत है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जूते वाले इस जुगाड़ दांव पर भाजपा भड़क गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्या कहा, वो सुनिए। समाजवादी पार्टी का पिछड़ा प्रेम ढकोसला है और उनके पिछड़ा प्रेम में केवल उनका परिवार, उनके घर के लोग, सैफई के लोग या उनके जाति के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबको साथ लेकर चल रही है। तैयारी है नगर निगम, निश्चित रूप से जैसा भी इलेक्शन कमीशन तिथि घोषित करेगा चुनाव की, हम लोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे। मैं समझता हूँ आप भी शायद कभी सीएम आवास गए हों और कभी किसी के जूते नहीं उतरवाए जाते। कुछ लोग कतिपय लोग श्रद्धा भाव से, चूँकि महाराज जी एक पीठाधीश्वर भी है, तो उनके सम्मान में या उनकी आध्यात्मिक आत्मा की आवाज़ पे अगर अपने जूते उतार देते हैं तो उनका श्रद्धा का भाव उनके प्रति, एक महात्मा के प्रति, एक अपनी सनातन संस्कृति के प्रति उनकी सद्भावना है। भाजपा का दावा है कि सपा चाहे जितने दुष्प्रचार कर ले, लेकिन निकाय चुनाव में आखिरकार जनता उसी के माथे पर विजय तिलक करेगी। साफ है कि निकाय चुनाव के लिए नए काउंटडाउन पर सियासत परवान पर है। सपा और भाजपा में आर पार की नौबत है, तो बाकी दल भी पिछड़ा आयोग की तरफ से रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अपना रुख साफ कर रहे हैं। कि हमने पहले ही स्पष्ट कहा कि बिना ओबीसी को आरक्षण दिए चुनाव नहीं हो सकता। क्यों ना हम लोगों को किसी भी स्तर पर उतरना पड़े, और सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया, न्यायालय ने भी गंभीरता से लिया कि बिना ओबीसी को आरक्षण दिए हम चुनाव नहीं करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सरकार ने हलफनामा दायर किया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि आप 31 मार्च से पहले आप रिपोर्ट सौंप दीजिए, उसके आधार पर आप चुनाव कराइए।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि योगी सरकार की तरफ से ओबीसी कमेटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने कब तक पेश किया जाता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ओबीसी आयोग की आरक्षण वाली जिस रिपोर्ट पर सियासत गर्म है, अब उस पर सवाल उठाए जाने वाले अगले कदमों के बारे में बता दें। इसे योगी सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 11 अप्रैल को है, लेकिन सरकार इससे पहले ही उच्चतम न्यायालय के सामने रखने वाली है, जिससे कि निकाय चुनाव के ऐलान में ज्यादा देरी न हो। गुरुवार को पिछड़ा आयोग ने सरकार को 350 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी और शुक्रवार को योगी कैबिनेट ने इस पर 24 घंटे के भीतर मुहर लगा दी। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर तैयार हुई इस रिपोर्ट को अब सुप्रीम दरबार में पहुंचाया जाएगा, जहां 11 अप्रैल को मामले की सुनवाई होनी है। बाद हम निकाय चुनाव के बारे में आगे बढ़ेंगे। एक बात निश्चित है कि हमारी माननीय मंत्रिपरिषद, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पार्टी की सरकार ओबीसी को संपूर्ण रिजर्वेशन, पहले भी जो दिसंबर में जो अनंतिम अधिसूचना डिक्लेयर की गई थी उसमें भी दिया गया था, और अभी भी उसमें कहीं कोई दिक्कत आने की कोई स्थिति नहीं दिख रही है, संपूर्ण रिजर्वेशन के साथ। आयोग ने जब रिपोर्ट तैयार की तो रैपिड सर्वे में अधिकतर जगह गड़बड़ी की बात सामने आई। आयोग ने सरकार को रिपोर्ट पेश करने के साथ ही कई सुझाव भी दिए हैं। बताया गया है कि कई जगहों पर रोटेशन से आरक्षण के निर्धारण में भी गड़बड़ी मिली है। एक तो ये है सबसे बड़ी बात कि जो रैपिड सर्वे हुआ है उसमें बहुत गलतियां हैं। रैपिड सर्वे की आम शिकायतें हैं, सभी जिलों से शिकायतें हैं, सभी नगर पालिकाओं से, नगर निगमों से शिकायतें हैं। और दूसरे जो है रोटेशन सिस्टम में गड़बड़ी हुई है, उसमें भी काफ़ी जनरल शिकायत थी। खामियां भी हैं, सुझाव भी दिए हैं, रिकमेंडेशंस भी की है हमने, लेकिन इस समय बताना ठीक नहीं। अब सबको इसी बात का इंतजार है कि आरक्षण का नया तरीका क्या होगा, बदलाव की सूची कितनी लंबी होगी और निकाय चुनाव की तारीख के लिए अभी कितना और इंतजार करना होगा, क्योंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सियासी दलों ने तैयारी को धार देनी शुरू कर दी है। आयोग की रिपोर्ट आई है, सरकार ने उसको मंजूरी दी है। अब उसकी आगे की प्रक्रिया सरकार को करनी है, आरक्षण करना है, और आरक्षण के बाद कमीशन उसमें अधिसूचना जारी करके चुनाव की तिथि घोषित करेगा। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी चुनाव को लेकर है। हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे और हमारी सरकारों ने नगर निगम के माध्यम से, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं के माध्यम से जो जनता के काम किए हैं उन कामों को लेकर जाएं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि सब लोग जनता के बीच जाएं, जनता को अपनी बात बताएं, लोकतंत्र को मजबूत करें। कांग्रेस जा रही है, अच्छी बात है, वो अपना प्रयास करें, हमारा दल अपना प्रयास करेगा। खबर है कि सोमवार को सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट को सौंप देगी और इसे सौंपने के साथ ही निकाय चुनाव करवाने की अनुमति ली जाएगी। इसके बाद आरक्षण को लेकर बड़ा उलटफेर दिखाई देगा, क्योंकि मेयर और अध्यक्ष की कई सीटों का समीकरण इस बार बदल सकता है। अनारक्षित सीटें ओबीसी के खाते में जा सकती हैं और ओबीसी सीटें अनारक्षित हो सकती हैं। रिपोर्ट जल्दी से जल्दी होंगे चुनाव, ये तो चुनाव आयोग तय करता है, चुनाव आयोग तय करता है। ये बधाई के पात्र है कि इतने कम समय में इन्होंने रिपोर्ट दिया। अगर इसी तरीके से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कम समय में अगर सौंप दी गई होती, सरकार के पास पहुंच जाती, हमने पहुंचा दिया। हमने तो 31 मार्च 2018 को ही रिपोर्ट दे दिया और ये पहले बता दिया कि 0% सामाजिक स्तर पर उत्थान नहीं हो पा रहा है, राजनीतिक फायदा नहीं मिल पा रहा, आर्थिक मजबूती, ये तो पहले ही हमने बता दिया। अब दोनों रिपोर्ट को अगर इंक्लूड करके ये सरकार अगर उसको लागू करके हर चुनाव में अति पिछड़ों को भागीदारी दे, तो मुझे लगता है कि इनका उत्थान भी होगा, इनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। सूत्रों का कहना है कि सरकार इसी महीने चुनाव करवाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में कर सकती है। मार्च के आखिरी दिनों तक सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी करते हुए आपत्तियां लेने की तैयारी है। हम चुनाव के लिए शीघ्र से शीघ्र हमेशा तैयार हैं और विधिक कार्रवाई माननीय न्यायालय के अधीन है। जैसे ही पूर्ण होगी हम शीघ्र से चुनाव में जाएंगे। मैं पहले भी कहा हूं, अभी भी कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ ही उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव होंगे। इस विषय को लेकर के हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी सब लोग एक मत हैं और उसी के आधार पर हम माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के लिए हुआ था, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए।
पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में आरक्षण के नियमों में बदलाव करने की लंबी चौड़ी सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में ऐसी कई सीटों का जिक्र है जहां 30 साल से आरक्षण बदला ही नहीं गया है। इन सीटों को एक ही जाति या श्रेणी के लिए आरक्षित किए जाने का खुलासा हुआ है। आयोग ने 2002 से 2017 की अवधि में करवाए गए निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विश्लेषण किया। रिपोर्ट में चक्रानुक्रम आरक्षण प्रक्रिया के पालन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। पिछले 30 सालों के दौरान कई जगह प्रक्रिया का पालन सही तरीके से नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई निकाय चुनाव में हराएगा तो सिर्फ समाजवादी पार्टी हराएगी। लेकिन जो सवाल पहले समाजवादी पार्टी ने उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का हक छीनना चाहती है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को समाजवाद पढ़ना चाहिए, समाजवाद का मूल पढ़ना चाहिए कि जो समाजवाद का मूल है वो बराबरी है, भेदभाव नहीं है। आयोग ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें कहा गया है कि सर्वे के दौरान कई जिलों में देखने को मिला कि कई ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी ज्यादा होने के बावजूद उस जाति को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। यानी अब जब भी आरक्षण वाली नई सूची आएगी उसमें बड़े बदलाव दिखाई देंगे। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय एजेंडे की। सपा इस महीने कोलकाता में 3 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने जा रही है। 17 से 19 मार्च तक कोलकाता में होने वाली इस मीटिंग से पहले अखिलेश यादव अलग अलग राज्यों का दौरा करने वाले हैं। इसका मकसद कार्यकारिणी बैठक का एजेंडा करना है। शनिवार को अखिलेश यादव गुजरात में होंगे। सपा के नेता कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा को रोकने में समाजवादी पार्टी की भूमिका मुख्य होगी और अखिलेश यादव विपक्ष का प्रमुख चेहरा होंगे। वही बीजेपी कह रही है कि थर्ड फ्रंट का सपना सिर्फ चर्चा तक ही सीमित रहेगा। अखिलेश यादव इन दिनों 24 की तैयारी में जुटे हैं। सपा अध्यक्ष का जितना जोर उत्तर प्रदेश पर है उतना ही जोर देश की राजनीति पर है, क्योंकि अखिलेश कभी केसीआर से मिलते हैं, कभी स्टालिन से तो कभी नीतीश कुमार से। हर जगह जाकर अखिलेश विपक्षी एकता की ताकत दिखाते हैं। अब अखिलेश का अगला दौरा गुजरात का होने वाला है, जहां सपा विधायक की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। इसी महीने समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है, वो भी कोलकाता में। माना जा रहा है कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ममता बनर्जी हैं, जो इन दिनों संभावित थर्ड फ्रंट से दूरी बना रही हैं। ऐसी चर्चा है कि ममता को साथ लाने में अखिलेश एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और तीसरे मोर्चे के लिए वो एक प्रमुख चेहरा भी बनते हुए दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 17 से 19 मार्च के बीच कोलकाता में होनी है। अखिलेश यादव समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। 2024 को लेकर पार्टी की रणनीति तय होगी, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव शनिवार को गुजरात के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां समाजवादी पार्टी के एकमात्र विधायक कांधल जडेजा ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, अखिलेश यादव उसमें शामिल होंगे। दरअसल 2024 के लिए जिस तरीके से थर्ड फ्रंट बनाने की जो कवायद है, अखिलेश यादव उसका एक मुख्य चेहरा है और इसीलिए वो गुजरात जा रहे हैं। उससे पहले चेन्नई गए, जहां एमके स्टालिन का जन्मदिन था। समाजवादी पार्टी के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट को लेकर अखिलेश यादव की जो भूमिका है उसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। सपा का मानना है कि अगर 24 में भाजपा को कोई टक्कर दे सकता है तो वो समाजवादी पार्टी ही है, जबकि भाजपा इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। देखिए, थर्ड फ्रंट बनाने का कई बार प्रयास हुए हैं, लेकिन वो विफल हुए हैं। देश के मतदाता इस थर्ड फ्रंट की असलियत जानते हैं, क्योंकि इनका कोई एजेंडा नहीं होता है। हर दल का नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होता है, सिर्फ मोदी का विरोध करके। मोदी का विरोध इसलिए है कि मोदी गरीब के घर से आया हुआ है। मोदी का कोई स्वार्थ नहीं है, एक ईमानदार नेता है। आज देश का सीमाएं सुरक्षित हैं। अखिलेश ने विधानसभा चुनाव में छोटे दलों के सहारे एक नया प्रयोग किया था, जो चुनाव के बाद ही बिखर गया। अब अखिलेश 24 से पहले फिर नई रणनीति के तहत अपनी सियासी साइकिल दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक खींचतान प्रधानमंत्री पद को लेकर भी है, जो हर बार सामने आती है।
ये दगे हुए कारतूसों को एक ढेर बना रहे हैं, इसी से लड़ना चाहते हैं। अभी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकल्प इस देश में किसी नेता के पास नहीं है। ये लाख बना लें, जब सीटों का बंटवारा होगा देखिएगा, सबको मांगने लगेंगे हमको 200 सीट चाहिए, हमको 150 सीट चाहिए, उसी में हवा निकल जाएगी इनकी। तो हर समय हर चुनाव में थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, फर्स्ट फ्रंट बनता रहता है, लेकिन इनके भरोसे तो कोई फ्रंट नहीं बन सकता। उत्तर प्रदेश में केसीआर कै वोट दिलाएंगे आके? उत्तर प्रदेश में केसीआर कै वोट दिलाएंगे अखिलेश जी को? ममता जी आके कै वोट दिलाएंगी मऊ में? केजरीवाल आके मऊ में कै वोट दिलाएंगे? यहाँ वोट दिला सकते हैं तो नीतीश आके वोट दिला सकते हैं। आप जाते कांग्रेस से समझौता करते, नीतीश से समझौता करते, मायावती से करते, तब एक ताकत दिखती, तब लोग आपके साथ रहते। आप जा रहे हो तमिलनाडु केसीआर को ले आने, एक का वोट न मिली केसीआर के अइले कि मिली। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी जो रणनीति बनाई है, उसमें यूपी में तो वो गठबंधन के अपने साथियों के साथ 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ही, लेकिन उसकी नजर बिहार की भी 40 लोकसभा सीटों पर है। इसके अलावा पार्टी की कोशिश है कि अन्य राज्यों में भी जहां विपक्षी दलों को साथ लाने की जरूरत पड़े, वहां समाजवादी पार्टी साथ देने को तैयार है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। ओम प्रकाश राजभर ने आज सीएम योगी की जी भर तारीफ की। उन्होंने योगी को साहसी नेता बताया, तो इशारों में अखिलेश यादव और मायावती को अंधविश्वासी करार दे डाला। उन्होंने राजनीति के अपराधीकरण के लिए सपा को जिम्मेदार ठहराते हुए अब्बास अंसारी पर बड़ा बयान दे डाला। राजभर ने कहा कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मैंने अखिलेश यादव के कहने पर टिकट दिया था। यूपी की सियासत में जलेबी पॉलिटिक्स करने वाले ओपी राजभर एक बार फिर चौंकाने वाला बयान दिया है। एक हफ्ते के अंदर कांग्रेस और बसपा की तारीफ करने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ने इस बार सीएम योगी की दिल खोल कर तारीफ की और अखिलेश के साथ साथ मायावती को भी निशाने पर ले लिया। मायावती जी और अखिलेश जी को जो एक भ्रम हो गया था नोएडा का, अंधविश्वास कहते हैं, दिमाग का दिवालियापन, कि जो मुख्यमंत्री नोएडा गाजियाबाद जाएगा वो दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, इनके भ्रम को, इनके अहंकार को योगी जी ने तोड़ दिया। ओपी राजभर का ठिकाना 24 के चुनाव में कहां रहेगा, ये अभी किसी को नहीं पता। सपा से अलग होने के बाद ओपी राजभर अपने लिए नए रास्ते की तलाश में है। यही वजह है कि कभी वो कांग्रेस पर प्यार लुटाते हैं तो कभी मायावती के शासनकाल की तारीफ करते हैं। ओपी राजभर ने इस बार योगी सरकार की एनकाउंटर वाली छवि को भी बेहतर बताया है। अब गाड़ी पलट जाएगी, अब एक भय विकास दुबे का सबको सता रहा है, वहीं से ना गाड़ी पलटने की बात शुरू हुई है। तो फिर गाड़ी न पलटे ऐसा काम क्यों करते हैं लोग? ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो सलाखों के पीछे क्यों जाते हैं हम अगर अपराध की दुनिया में न रहें तो फिर हमारी गाड़ी क्यों पलटेगी? हम भी चल रहे हैं, हमारा कहाँ नहीं पलट देते कोई। सवाल तो ये भी है ना, आप भी चल रहे हैं ना, क्यों नहीं पलट देते? क्यों नहीं शंका जाहिर करते? कहीं ना कहीं अपराध की दुनिया में लोग हैं, इस नाते उनको शंका स्वाभाविक है। अपराधियों को कोसने वाले ये वही ओपी राजभर हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी के बेटे को विधायकी का टिकट दिया और खूब तारीफ भी की। राजभर तो कई बार ये भी कह चुके हैं कि मुख्तार अंसारी से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन अब जब माफिया पर सवाल उठ रहे हैं तो इसका ठीकरा भी ओपी राजभर ने अखिलेश पर फोड़ दिया है। जैसे हम समाजवादी पार्टी के साथ गए तो समाजवादी पार्टी ने जो हमारे साथ खेल किया, 12 प्रत्याशी अपना दिया कि आप अपने सिंबल से लड़ाओ। लास्ट में हमारे साथ धोखा शुरू किया। अब हम किधर नहीं जा सकते, तो हमने कहा चलो लड़ा दो। हमारा मकसद था पार्टी को मान्यता प्राप्त दल करना। उसी में मुख्तार अंसारी के बेटे को लड़ा दिया, अब्बास को। हम तो धड़ल्ले से जो कहते हैं लड़ाया हूँ, अखिलेश के कहने पर लड़ाया हूँ। हम पीछे थोड़ा हटते हैं। ओपी राजभर इन दिनों समाजवादी पार्टी को छोड़कर हर किसी की तारीफ कर रहे हैं, फिर चाहे वो माफिया का मुद्दा हो या फिर विकास की बात। जो अखिलेश राजभर को 1 साल पहले सबसे ज्यादा अच्छे लगते थे, वही अब सबसे ज्यादा खराब लग रहे हैं।
एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मेरठ में आज भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत की। इसमें योगी सरकार के खिलाफ राकेश टिकैत ने तीखा हमला बोला। टिकैत ने ऐलान किया कि किसान यहां मनमाने ढंग से मीटर लगने नहीं देंगे और 2027 तक सरकार को एक चवन्नी भी नहीं देने वाले हैं। टिकैत ने राज्य सरकार पर गन्ना किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही 20 मार्च को दिल्ली में बड़े प्रदर्शन के लिए लोगों का समर्थन मांगा। इस महापंचायत में टिकैत परिवार को धमकी मिलने का मामला भी छाया रहा। पश्चिमी यूपी के मेरठ से टिकैत की ये हुंकार डबल इंजन सरकार के लिए है। केंद्र और राज्य की सरकारों को टिकैत ने सीधी चुनौती दे डाली कि अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। राकेश टिकैत ने मंच संभाला तो सरकार पर एक के बाद एक तीखे हमलों की बौछार कर दी। पहले बिजली विभाग के अफसरों पर निशाना साधा और फिर गन्ना विभाग के अफसरों को अल्टीमेटम दे डाला। टिकैत ने साफ कर दिया कि बिजली मीटर लगने नहीं देंगे और 2027 तक एक चवन्नी नहीं देंगे। ये भीड़ तंत्र है, भीड़, और इसमें सिर गिने जाते हैं। अगर लोग ज्यादा दुखी होंगे तो ज्यादा तादाद में लोग आएंगे, लोग दुखी नहीं होंगे, खुश होंगे तो कम आते हैं। तो जितनी भीड़ आ रही तो इसका मतलब लोग तंग है। सरकार को यही दिया, आवारा पशु का मामला है, गन्ना भुगतान का है, आलू का किसान है वो पूरा बर्बाद हो गया। अब की बार फसल बीमा योजना उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। तो ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, एमएसपी गारंटी कानून, 10 साल पुराना ट्रैक्टर, ये सारे इशू हैं। ये सरकारों का बिजली मीटर का बड़ा सवाल है। कह रहे जी मीटर लगवा लो, बिजली फ्री रहेगी। भारतीय किसान यूनियन ने अपने शक्ति प्रदर्शन से साफ कर दिया कि ना तो किसान आंदोलन बंद होगा और ना ही घेराबंदी। चूंकि सरकार बेलगाम हो रही है, सरकार ने विपक्ष तो बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया और ये चाह रही है कि किसान संगठन जो किसानों की आवाज उठाते हैं ये भी आवाज ना उठावें। तुम जो है जो भी कुछ करना चाहो वो करो और सब कुछ थारे हिसाब से चले, लेकिन हम इनको ये बताना चाह रहे कि यहाँ किसानों के हिसाब से चलेगा। यहाँ चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत जी के हिसाब से होगा। ये जो देश है ये किसानों का देश है और किसानों के हिसाब से यहाँ कानून चलेगा। यहाँ कानून व्यापारियों का या इस सरकार का नहीं चलने का। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता और नरेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत को फोन पर बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला भी गरमाया रहा। टिकैत ने साफ कहा कि डरेंगे नहीं, आंदोलन जारी रहेगा। 20 मार्च को दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की भी घोषणा की। भाई क्या पता कौन, ये तो भाई इस तरह के सरकारें और विचारधारक लोगों के हाथ में सत्ता है। महात्मा गांधी शांति का पुजारी गोली का शिकार हुआ। तो कौन सी विचारधारा है, सबको पता है देश में क्या विचारधारा चल रही है। क्या चाहते हैं ऐसे में भाई, बम से उड़ाने की धमकी? हमारे ना आंदोलन बंद होंगे और ना ये टिकैत तो बनाई शहीदों के लिए है। टिकैत का ये इशारा साफ बता रहा है कि पश्चिमी यूपी में भारतीय किसान यूनियन के समर्थक भाजपा के लिए चुनौती की नई दीवार खड़ी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ किसानों के मुद्दे बहुत हैं लेकिन समाधान दूर है। इस बीच टिकैत परिवार को धमकी मिलने के मुद्दे पर सपा विधायक मदन भैया ने परिवार के लिए Z+ सुरक्षा की मांग कर डाली है। जो निस्वार्थ किसानों की सेवा कर रहा है, किसानों के लिए आंदोलन खड़ा किया है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर धमकी दी जाती है तो बहुत ही मतलब जो गंभीर मसला है, संवेदनशील मसला है। जैसे हमें पता चला तत्काल हमने सारे अपने कार्यक्रम निरस्त करके पूरी जानकारी के लिए नरेश जी के यहाँ पहुँचे। आपने Z+ सिक्योरिटी की मांग भी की है सरकार से कि ये गंभीर मामला है और टिकैत परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए और Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए। देखिए Z+ कोई नेताओं की धरोहर तो है नहीं। जब बाबा रामदेव को मतलब धमकी पर मतलब जो है Z+ मिल सकती है तो एक राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता नरेश टिकैत, राकेश टिकैत को Z+ क्यों नहीं मिल सकती। अब भारतीय किसान यूनियन का अगला मिशन दिल्ली में 20 मार्च को बड़े प्रदर्शन का है, जिसमें सीधा हल्ला बोल केंद्र सरकार के खिलाफ होगा।
एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ मेरठ से सनुज शर्मा की रिपोर्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ जारी भ्रष्टाचार के मामले की जांच की आंच अब गाजियाबाद तक पहुंच गई है। पहले पटना में लालू की पत्नी राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ हुई और अब जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में गाजियाबाद में उनके दामाद राहुल यादव के घर छापेमारी हुई। ये छापा ईडी के टीम ने डाला। गाजियाबाद के राजनगर में लालू राबड़ी की बेटी है रागिनी, उनकी ससुराल है। लालू के समधी जितेंद्र यादव सपा के एमएलसी रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि राहुल यादव ने 5 साल पहले अपनी सास राबड़ी देवी के खाते में करीब 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया था। अनुमान है कि इसी सिलसिले में ईडी की टीम यहां छापेमारी के लिए पहुंची थी। जमीन के बदले नौकरी के मामले में जांच की आंच यूपी तक पहुंच चुकी है। लालू राबड़ी परिवार की मुश्किलें तो पहले से ही बढ़ी हुई थीं। अब उनकी बेटी रागिनी के ससुराल में भी ईडी की टीम ने दस्तक दे दी है। शुक्रवार की सुबह जब गाजियाबाद के पौष इलाके राजनगर के सेक्टर 15 में ईडी की टीम ने कदम रखा तो लालू के समधी जितेंद्र यादव का ये मकान सुर्खियों में आ गया। सपा के पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव के बेटे राहुल के साथ लालू यादव की बेटी रागिनी की 2012 में शादी हुई थी। गाजियाबाद के इस घर में रागिनी परिवार के साथ रहती है। सुबह 8 बजे यहां ईडी ने छापेमारी शुरू की। करीब 16 अधिकारी 2 गाड़ियों में आए थे। जितेंद्र यादव के घर के बाहर जहां पर जितेंद्र यादव जो कि लालू यादव के समधी हैं, उनके घर के अंदर पिछले 5 घंटे से ईडी की रेड चल रही है। और राहुल सदन, ये नाम आपको दिखा रहे हैं, राहुल सदन, राहुल जो दामाद हैं वह लालू यादव के दामाद हैं। और यहाँ पर सुबह से ही सुबह 8 बजे से जो ईडी की जो टीम है वह घर के अंदर मौजूद है। और आपको घर के अंदर की अगर तस्वीर दिखाएं तो देखिए घर के अंदर कुछ काम भी चल रहा है, यानी कि जो रेनोवेशन का काम है घर के अंदर वह भी चल रहा है। और सुबह से ही यहाँ पर जो लोकल पुलिस है उसकी मदद भी ली गई है। और यहाँ पर कुछ जो पुलिसकर्मी हैं वो भी अंदर यहाँ पर मौजूद है, जो घर के सदस्य हैं वो अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। ईडी की टीम ने गाजियाबाद के साथ ही दिल्ली में भी कई जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों की माने तो इनमें लालू यादव की बेटी हेमा और चंदा का आवास भी शामिल है। लालू राबड़ी की बेटी हेमा और चंदा के घरों पर भी छापे डाले गए। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बिहार के डिप्टी सीएम और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के घर पर भी छापे की बात चर्चा में रही। इसके साथ ही गुरुग्राम में एक प्राइवेट बिल्डर के दफ्तर और बिहार में अलग अलग शहरों में छापेमारी हुई। इनमें पटना के फुलवारी शरीफ के कुछ राजद नेताओं के ठिकाने भी शामिल हैं। मामला लालू प्रसाद यादव के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री के पद पर रहने के दौरान का है। उन पर आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले उन्होंने कुछ लोगों से उनकी जमीन या तो तोहफे में ली या फिर नौकरी पाने वालों पर दबाव डालकर इसे हासिल किया। इस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ ही दूसरे 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। सभी आरोपियों को 15 मार्च को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। उधर ईडी की गाजियाबाद में हुई छापेमारी को समाजवादी पार्टी ने सियासत से प्रेरित बताया है। देखिए, जहाँ जहाँ पर भी गठबंधन मजबूत हो रहा है वहाँ पर गठबंधन को परेशान करने के लिए जो बड़े गठबंधन के लीडर हैं उनके रिश्तेदारों पर, दोस्तों पर, इष्ट मित्रों पर मतलब इस तरह के दबाव की राजनीति की जा रही है। क्योंकि वहाँ पर गठबंधन में लालू यादव जी एक बड़ा नाम है और उनकी सरकार भी है। आज बीजेपी की सरकार को गिरा कर नई सरकार बनी है, तो वो उन्हें और आगे 2024 आने वाला है, तो ये केवल सब उसी की देन है। जिस वक्त अखिलेश यादव आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ मिलकर केंद्र में तीसरे मोर्चे को आकार देने में जुटे हैं, ठीक उसी वक्त जारी छापेमारी का ये सिलसिला सियासी माहौल को और भी गरमाने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात प्रयागराज शूट आउट की। आज प्रयागराज की घटना को 15 दिन बीत गए, लेकिन अधिकतर बदमाश अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। आज फिर एक नया खुलासा हुआ। दरअसल उमेश पाल की हत्या करने की कोशिश करीब 1 महीने पहले से हो रही थी। शिवरात्रि के दिन प्रयागराज में आतंक मचाने का प्लान था, लेकिन बदमाश अपने मंसूबे को कामयाब नहीं कर पाए। इसी बीच खबर यह भी है कि अतीक ने अपने भाई अशरफ को इसकी साजिश रचने की जिम्मेदारी सौंपी।
प्रयागराज में दिन दहाड़े हुई इस घटना को आधा महीना बीत गया, लेकिन यूपी में खौफ पैदा करने वाले ये बदमाश कहां छिप गए, ये पुलिस को अब तक पता नहीं चल पाया है। कार्रवाई के नाम पर अब तक अरबाज और उस्मान छर्रा को एनकाउंटर में ढेर किया गया। पुलिस ने दावा किया कि ये दोनों ही घटना में शामिल थे। इसके अलावा सदाकत खान नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई, जिसका नाम FIR में नहीं था। लेकिन बाकी के ये बदमाश कहां छिपे हैं, ये बताने वाला कोई नहीं। उमेश पाल शूटआउट केस के 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन वारदात में सीधे तौर पर शामिल 5 ऐसे शूटर्स जिन पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित है, वो अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। इनमें माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद भी शामिल है। हालांकि पुलिस और STF की 15 टीमें दिन रात छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनके हिस्से सिर्फ नाकामी ही आई है। जांच एजेंसियों ने अब इन शूटरों को पकड़ने के लिए नए सिरे से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। प्रयागराज से जुड़े इस मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। इस बार खबर मिली है कि अतीक अहमद ने बरेली जेल में बंद अपने भाई अशरफ को उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने की जिम्मेदारी सौंपी थी। 3 बार नाकाम होने के बाद चौथी बार में उमेश पाल को मौत के घाट उतारा गया। सूत्रों के मुताबिक अशरफ ने 11 फरवरी को बरेली जेल में हत्या की साजिश रची थी। अशरफ के इशारे पर शूटर्स ने 14 फरवरी को उमेश पाल को मारने की कोशिश की थी। उमेश पाल की हत्या की दूसरी कोशिश 18 फरवरी को की गई, लेकिन महाशिवरात्रि होने की वजह से उमेश पाल के घर के बाहर गली में ज्यादा भीड़ थी, इसलिए शूटर्स वारदात को अंजाम नहीं दे पाए और लौट गए। तीसरी कोशिश 21 फरवरी को कचहरी के बाहर हुई। आखिर में 24 फरवरी को उमेश पाल और 2 सरकारी गनर को घेरकर शूटर्स ने मौत के घाट उतार डाला। 21 फरवरी को कचहरी के बाहर CCTV फुटेज में शूटर्स नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल शूटर्स ने 24 फरवरी को किया था, वही कार कचहरी के पास नजर आई है। CCTV फुटेज के आधार पर कार से उतरकर घूमने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। अतीक के 2 नाबालिग बेटों को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज भी प्रयागराज पुलिस ने साफ नहीं किया कि अतीक के दोनों बेटे किस बाल संरक्षण गृह में हैं। पुलिस बार बार ये बता रही है कि अतीक के दोनों बेटों को उसने बाल संरक्षण गृह भेजा है, लेकिन कौन सा ये बाल संरक्षण गृह है, ये बात नहीं साफ रही। अब कोर्ट ने पुलिस को फिर से बुलाया है, जहां 13 मार्च को सारी बात साफ करनी होगी। एक तरफ अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, तो यूपी में अतीक के परिवार को 2 नाबालिग बेटों की चिंता सता रही है, क्योंकि अतीक के दोनों नाबालिग बेटे कहां हैं, ये अभी भी साफ नहीं हो पाया है। अतीक के दोनों बेटों को लेकर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन इस दौरान भी ये साफ नहीं हो पाया कि अतीक के दोनों बेटे आखिर कहां हैं। कोर्ट के सामने प्रयागराज पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया अतीक के 2 नाबालिग बेटे 2 मार्च को घर के पास लावारिस हालत में घूमते हुए मिले थे। नाबालिग होने की वजह से दोनों को बाल संरक्षण गृह में दाखिल करवा दिया गया था। आज की रिपोर्ट में भी पुलिस ने ये नहीं लिखा कि दोनों बेटे किस बाल संरक्षण गृह में हैं। पुलिस की इस रिपोर्ट पर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के वकीलों ने एतराज जताया। CJM कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस से फिर से रिपोर्ट तलब की है। अब कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस से कहा है कि वो साफ साफ बताए कि अतीक के दोनों नाबालिग बेटे किस बाल संरक्षण गृह में हैं। 13 मार्च को प्रयागराज पुलिस फिर एक बार कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों के कथित तौर पर लापता होने का सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। आज भी इस मामले में तस्वीर साफ नहीं हो सकी, बल्कि ये कहा जा सकता है कि कहानी और उलझ गई है। हालांकि आज प्रयागराज पुलिस ने CJM कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में वही बातें दोहराई गई जो 4 मार्च को कही गई थी। प्रयागराज पुलिस ने एक बार फिर से दावा किया कि अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे, जिनके नाम एहजम अहमद और आबान अहमद हैं, वो 2 मार्च को प्रयागराज में अपने घर के पास लावारिस हालत में पाए गए थे। नाबालिग थे दोनों बच्चे, इसलिए उन्हें बाल संरक्षण गृह में दाखिल करा दिया गया था। प्रयागराज पुलिस ने आज जो दूसरी रिपोर्ट पेश की, उसमें भी ये साफ नहीं किया है कि दोनों बच्चे किस बाल संरक्षण गृह में रखे गए हैं। बता दें कि अतीक अहमद के 5 बेटे हैं, 2 पहले से ही जेल में हैं, जबकि इस मामले में नामजद असद फरार है।
लेकिन बाकी 2 नाबालिग बेटे एज़म और अबान कहाँ हैं? ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। कहीं पुलिस अतीक के दोनों नाबालिग बेटों के जरिए अतीक गैंग पर दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? इससे पहले प्रयागराज पुलिस ने 4 मार्च को भी सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि अतीक के बेटों को बाल संरक्षण गृह में दाखिल करवा दिया गया है। उस वक्त भी जगह का नाम नहीं बताया गया था। इस पर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उनके दोनों नाबालिग बेटे एज़म और अबान बाल संरक्षण गृह में नहीं हैं। अब सवाल ये है कि अतीक के बेटों को लेकर प्रयागराज पुलिस झूठ बोल रही है या फिर माफिया की पत्नी शाइस्ता परवीन। हालांकि इस पर से भी बहुत जल्द पर्दा उठ जाएगा। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।